हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए देखें N+2 स्टैंडर्ड की मैट्रिक्स पर पार्ट 7 इसलिए क्योंकि इसके पहले 6 पार्ट आपको सेंड किए जा चुके हैं। तो आइए देखें यहाँ पर हमें क्या सीखना है। मैट्रिक्स टॉपिक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स पर अब हमें कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डिस्कस करना है, जिन पर रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। वो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपने नाम सुन रखे होंगे, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इस तरह से। फिलहाल यहाँ पर हम कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करेंगे। तो क्या है आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन पर बाद में बात करेंगे। पहले जो ऊपर स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है आइए देखें। कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड कम्यूटेटिव लॉ को समझना है, ठीक। तो जब कम्यूटेटिव लॉ की बात हो तो इसको समझने के लिए हमें एक सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए। सेट मतलब कलेक्शन, आप सेट्स पढ़ा होगा आपने अपने। तो सेट माने कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी चीज़ का सेट। जैसे नंबरों का सेट, फिलहाल नंबरों का ही एक सेट ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो नंबर्स हैं, जो नंबर लाइन में 1 के आगे हैं, तो ये नंबर ये पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसका कोई एंड नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो एक सेट ले लिया हमने। अब एक ऑपरेशन ले लो आप कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। तो एक ऑपरेशन सपोज हमने ले लिया प्लस का, ठीक। अब आपको करना क्या है कि ये देखना है क्या ये सेट और ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब क्या कम्यूटेटिव लॉ इस सेट पर सेटिस्फाइड होता है इस ऑपरेशन के लिए। तो आप ये चीज़ कैसे चेक करोगे। आपको बस इतना सोचना है कि जो हमें सेट दे रखा है उससे कोई 2 नंबर आप लो, कोई भी 2, मतलब कोई खास कोई पर्टिकुलर 2 नंबर नहीं, कोई भी 2 नंबर अगर हम लें। जैसे मान लीजिए हमने 2 और 3 को उठाया और उन दोनों नंबरों में जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दिया। मतलब प्लस दे रखा है तो प्लस कर दो, और कोई ऑपरेशन होता तो वो फिलहाल प्लस है तो प्लस कर दिया। अब आप क्या करो कि फिर वही दोनों नंबरों को प्लस करो, लेकिन उनके ऑर्डर चेंज करके, मतलब क्रम बदल के। जैसे यहाँ 2 पहले 3 बाद में लिखा था, आप क्या करें 3 पहले लिख लें और 2 बाद में लिख दें। फिर आप ये बताओ क्या ऐसा करने से रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता है। आप जानते हो नहीं पड़ता है। 2 + 3 भी वही आएगा, 3 + 2 भी वही आएगा, यानी 5 ही आएगा। अब केवल 2 और 3 के लिए ही ये बात सही है, या हम कोई भी 2 नंबर उठा लें सबके लिए ये बात सही होगी। तो आप जानते हो सबके लिए ये बात सही होगी, है ना। कोई भी 2 नेचुरल नंबर हम ले लें यहाँ से तो उनके लिए बात सही होगी। तो ऐसे में हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट और एडिशन का ऑपरेशन, जो प्लस है एडिशन का ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। मतलब नेचुरल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। और यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप पूरे सेट के लिए कोई लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है ऐसा बोलते हो, तो इसका मतलब फिर उस सेट के कुछ एलिमेंट्स नहीं, बल्कि उस सेट के सभी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। तो आप जानते हो कोई भी 2 नेचुरल नंबर होंगे वो सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक। और ऐसे ही अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का दे दिया जाता तब आप क्या करते। कम्यूटेटिव, अब अगर कहा जाए कि इस ऑपरेशन और इस सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ चेक करिए, तब सेट से 2 एलिमेंट्स लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट्स लीजिए और उनमें ऑपरेशन अब की बार मल्टीप्लाई कर लो। तो एक बार 2 को पहले 3 को बाद में लिखकर और एक बार उनका ऑर्डर चेंज करके, यानी कि 3 को पहले और 2 को बाद में लिखें, तो 2 × 3 और 3 × 2 दोनों तरह से रिजल्ट एक ही होता है।
और कोई भी दो नंबर आप ले लो, सिर्फ 2 और 3 ही नहीं, कोई भी दो नंबर ले लो नेचुरल नंबर के सेट से, तो ये बात सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ये जनरल वे पे कैसे प्रूव किए जाते हैं, ये जब उससे रिलेटेड टॉपिक होगा तब डिस्कस होगा। ये आपको पहले से जानना है तो आप जो अलजेब्रा पर वीडियो आपको सेंड किया है ग्रुप थ्योरी का, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ के अलावा बाकी कैसे प्रूविंग कैसे सिस्टमेटिक तरीके से शो की जाती है, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी समझने के लिए था कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। तो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, सेट कोई भी हो सकता है, और चेक कैसे करना है ये आप समझ गए। उस सेट, कोई भी सेट हो, उसके कोई भी दो एलिमेंट्स आप लेके चेक करोगे कि अगर उन्हें वो ऑपरेशन किया जाए और एक बार उन एलिमेंट्स के ऑर्डर को बदल करके फिर वो ऑपरेशन किया जाए, तो रिजल्ट अगर सेम आता है तो उस सेट और उस ऑपरेशन के लिए वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। और ये ध्यान रहे कि जैसे अभी बताया, फिर रिपीट कर देता हूं कि कोई सेट किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तब जब उसके सभी एलिमेंट उसको सेटिस्फाइड करें। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि वो सेट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, क्योंकि बात पूरे सेट की हो रही है। 1000 एलिमेंट्स हैं, 999 भी अगर ओबे कर रहे हैं और एक ओबे नहीं कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां ये सेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। आइए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को हमने समझा। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने ये कमेंट लिखा हुआ है कि यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लिखा है डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड नहीं होता, होल्ड नहीं होता, किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जैसा अभी हमने बताया था कि जब कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करना होगा तो एक सेट दिया जाएगा और एक ऑपरेशन दिया जाएगा। तो इस यहाँ पर स्टेटमेंट में किस सेट और किस ऑपरेशन की बात हो रही है? ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का और सेट है मैट्रिसेस का। ठीक, सेट ऑफ मैट्रिसेस, पूरा सेट मतलब सभी मैट्रिसेस का सेट। यहाँ कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लिखी हुई है कि मैट्रिसेस ऑफ 3x3 ऑर्डर या 2x2 ऑर्डर या 2x3 ऑर्डर, ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा है सेट ऑफ मैट्रिसेस, मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मतलब सभी मैट्रिसेस का सेट यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का और कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होती। इसका मतलब है कि मैट्रिसेस के केस में अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ऑर्डर बदल करके बी और ए का मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक है ना? कोई दो मैट्रिसेस आप लेंगे, आप एक मैट्रिक्स ए दूसरी बी, तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करेंगे? ए और बी का मल्टीप्लाई लेंगे। मल्टीप्लाई क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें बात मल्टीप्लिकेशन की हो रही है और सेट है मैट्रिसेस का। ठीक, तो चेक करने के लिए मैट्रिसेस ली जाएंगी। जैसे अभी एग्जांपल में वो नंबर्स लिए गए थे, यहाँ मैट्रिसेस। तो ए और बी का मल्टीप्लाई किया हमने और एक बार बी और ए का, तो ये दोनों बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बात आप जहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा था वहां भी एक बार ये चीज डिस्कस हो चुकी थी। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। हो सकता है आप ऐसे एग्जांपल सर्च कर लें कि ऐसी दो मैट्रिक्स सर्च कर लें कि ये दोनों बराबर हो भी जाएं, लेकिन अभी मैंने बोला था कि पूरा सेट, जब पूरे सेट की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे सेट की बात हो रही है, सेट ऑफ मैट्रिसेस की, तो पूरा सेट किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ये तभी कह सकते हैं जब उस सेट के हर एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करें। तो अगर आप कुछ मैट्रिसेस कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरा सेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि पूरा सेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ और उसी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल नीचे लिखा है कि अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो आप एक बार ए बी निकालिए और बी ए, और खुद देखोगे कि उनकी वैल्यू इक्वल इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि प्रूव दैट द कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन द सेट ऑफ मैट्रिसेस बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल।
आपसे एग्जाम में कह सकता है कि आप एक सुटेबल एग्जाम्पल लेकर के इस बात को प्रूव करिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कम्यूटेटिव लॉ क्या है। और बाकी रहा क्वेश्चन, तो आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, तो वो आपके लिए इजी है, आप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हम एक बार फिर से इसको बता देते हैं जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड रिवाइज हो जाए। तो आइए पहले हम इस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लाई। आप जानते हो कि जो ए है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। जो बी मैट्रिक्स है उसमें 3 रो है 2 कॉलम है, यानी कि वो 3/2 ऑर्डर की है। ठीक, और ए और बी के मल्टीप्लाई से एक मैट्रिक्स आएगी जिसका नाम हमने मान लीजिए सी दे दिया। ठीक, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले तो ये चेक करें क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसके चेकिंग के लिए बताया गया था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और ये नंबर ऑफ रो, मतलब ये वैल्यू मैच अगर कर रही है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्ट जो आएगा वो ये जो बचे हुए नंबर हैं ये शो करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी। तो जो रिजल्ट आएगा वो 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू मैच हो रही है, और जो रिजल्ट आएगा वो 2/2 की मैट्रिक्स होगी। अब ये मैट्रिक्स हम निकालेंगे। तो आइए वैल्यू देखें। तो ए की जगह पर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी जो दे रखी है क्वेश्चन में, और यहाँ बी मैट्रिक्स है तो 2 3 4 5 2 1, और जो रिजल्ट आना है वो सी नाम दिया गया है। तो रिजल्ट फाइंड करना है। तो अभी मालूम है कि रिजल्ट 2/2 होगा। 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे उसमें। तो उन एलिमेंट्स को कोई नाम दे दो आप। ठीक, यहाँ लेट लिख दो आप क्योंकि आपने नाम दिया उसको सी। तो इन एलिमेंट्स को नाम स्मॉल सी से दे दो, C11 C12, इसका नाम C21 और यहाँ पे C22। आप जानते हो ये जो सफिक्स हैं ये किस आधार पर लिखे गए? जो एलिमेंट की पोजीशन है उसके आधार पर। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसलिए 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है इसलिए सी के सफिक्स में 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वजह से सफिक्स में 21, और सेकंड रो सेकंड कॉलम इसलिए सी के सफिक्स में 22। अब ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। आपको जो मेथड बताया गया था उससे करें। सबसे पहले C11 फाइंड करना है। तो C11 कैसे फाइंड करेंगे आप? ये रो नंबर ये कॉलम नंबर, मतलब फर्स्ट रो लेना है फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट रो किसका लेना है? जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसका रो लेना है, और फर्स्ट कॉलम ये जो बाद में मैट्रिक्स लिखी है बी वाली उसका लेना है, और इस रो को इस कॉलम के साथ ऑपरेट करना है। और यहाँ ऑपरेट करने का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है ना। लेकिन ये 3 एलिमेंट, इन 3 एलिमेंट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें? पहले को पहले से मल्टीप्लाई कराइए, दूसरे को दूसरे से कराइए, तीसरे को तीसरे से, और बीच में प्लस लगाते रहिए। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -8 आएगा। इस तरह लिख देते हैं जिससे रिपीट हो जाए आपका। -2 का मल्टीप्लाई 4 में किया -8, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6, और इनके बीच में प्लस लगाते रहिए जो आया। इस तरह से C12 निकालना है, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करना है। तो फर्स्ट रो और ये रहा सेकंड कॉलम, तो आपको सेकंड रो कॉलम के साथ कैसे भाई? इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 आएगा, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई -10 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई 3 आएगा। ठीक है, अब C21 की बारी, यानी सेकंड रो को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इसका सेकंड रो, ये सेकंड रो, और ये वाला फर्स्ट कॉलम, मतलब ये रो लेनी है और ये वाला कॉलम, और इस रो को इस कॉलम से कैसे ऑपरेट करेंगे आप? वही इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, बीच में प्लस लगाते रहना है। अब इसके बाद में C22 निकालना है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ ऑपरेट कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे -12, इसका मल्टीप्लाई 10, और इसका मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ 2 और 6 8 हुआ, 8 -8 होकर के 0 आ रहा है। यहाँ 3 3 6 6 -10 करने पर -4 आएगा। यहाँ पे ये 0 हो रहा है कट के, ये 10 बच रहा है, और यहाँ पर ये 15 15 -12। तो ये ए और बी का जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई का वो आपका ये रहा।
अब हमें राइट साइड के लिए बी ए करना है, मतलब बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। तो इसे एरेज किए देते हैं। आप क्लियर हो गया? अब बी ए निकालना है हमको, तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ये लिखा रहने देते हैं ए बी का रिजल्ट। हमें बी ए फाइंड करना है, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले चेक करें पॉसिबल है या नहीं। तो बी मैट्रिक्स यानी ये 2/3 की 3/2 की मैट्रिक्स, और ए वाली मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम यानी 2/3। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पहले ये चेक करें। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, क्योंकि ये वैल्यू मैच होनी चाहिए और वो हो रही है। और जो रिजल्ट आएगा, मान लिया उसका नाम सी है, तो वो कितने बाई कितने का रिजल्ट आएगा, वो ये जो नंबर्स हैं 3 और 3 ये बता रहे हैं कि यहाँ 3/3 का रिजल्ट आएगा। तो मैट्रिक्स सी 3/3 की होगी, यानी कि उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 रो 3 कॉलम। तो उनको नाम दे दिया जाए C11, C12, C13, C21, 22 और 23, ऐसे ही C31, C32 और अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू आप फाइंड कर लो। जैसे मैथड इसको इधर लिख देते हैं कहीं पर, जो ए और बी का रिजल्ट आया था वो इसको इधर लिख देते हैं। बाद में हमें मैच कराना होगा कि रिजल्ट अनइक्वल आया। तो अब मल्टीप्लाई प्रैक्टिस करिए आप, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस ठीक से हो जाए, इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। तो C11 निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पहले बी मैट्रिक्स का मतलब 2 3 और 4 5 और 2 1, और ये ए मैट्रिक्स मतलब 1 - 2 3 और -4 2 5, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप ये रो है तो इस रो को लेंगे 1 1, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम। तो 2 × 1 हो गया 2, और 3 × -12 हो गया, 3 × -4 हो गया -12, ठीक है भैया। अब यही रो रहेगी लेकिन कॉलम ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि C12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई, पहले C12 निकालना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में लेना था, ये फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम। तो ये रो लेनी है आपको और ये कॉलम। तो 2 का -2 में मल्टीप्लाई -4, और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे यानी कि 6। इसके बाद यही रो इस कॉलम के साथ ऑपरेट करेगी, ठीक है। ये रो इस कॉलम से, तो 2 3 = 6 और 3 5 = 15, और ये बीच में प्लस। अब इसकी बारी, तो ये 2 1 निकालना है, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना। मतलब यही रो रहेगी, वो इस और इस कॉलम से ऑपरेट करेगी। तो चलिए 4 यहाँ पे आया 4, और ये -20। इसी तरीके से ये कॉलम ऑपरेट होंगे। अब C22 निकालना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा 4 × -2 और 5 × 2। अब यही सेकेंड रो इस थर्ड कॉलम से करेगी, क्योंकि C23 निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई और 5 का 5 में। अब ये एलिमेंट्स निकालने हैं 3 1 3 2 वगैरह, तो इधर की थर्ड रो, और ये पहले फर्स्ट कॉलम से करेगी। 3 1 निकालना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 = 2 और 1 × -4। C32 निकालना है थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × -2, ठीक है ना, 3 2 और 1 × 2। थोड़ा सा गैप लेके लिखना। अभी क्या है, C33 थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, यानी 2 × 3 यानी 6, और 1 × 5 यानी कि 5। ओके, अब आप ये कैलकुलेट कर दो। तो कैलकुलेट करने पर -10 2 और 21 -16 2 और यहाँ पे 37, यहाँ 2 - 4, और ये आपका -2 11।
अब आप देख रहे हो कि ये जो रिजल्ट आया है ये B इंटू ए का रिजल्ट आया है। ओके, तो ए बी का रिजल्ट वो आया था, बी ए का रिजल्ट ये आया है। तो आसानी से देखा जा सकता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बिल्कुल कहीं से भी ये जैसे नहीं है, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है और वो 2x2 की, और रिजल्ट ये इक्वल तब होते हैं जब इनका ऑर्डर भी सेम होता और अंदर के एलिमेंट भी सेम होते। तो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया आपको कैसे क्या है। अब अगला है एसोसिएटिव लॉ, जिसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं।